हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है वन शॉर्ट सीरीज में, उसमें आज हम करने वाले हैं डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट का जो टॉपिक है काफ़ी वाइड टॉपिक है। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों एक तरीके से कनेक्टेड होते हैं और ये दोनों की जो चैप्टर्स हैं, इन दोनों की वेटेज मिलाकर 10 मार्क्स की इनकी वेटेज है। तो अब यहाँ पर मैट्रिक्स का जो ऑलरेडी हम कंसेप्ट सारा समझ चुके हैं और जो पिछला वीडियो था उसमें आपने होपफुली उसको देख लिया होगा, समझ लिया होगा कि मैट्रिक्स का जो कंसेप्ट है उसमें क्या क्या फार्मूलेज हैं और किस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। वो देखने के बाद आप डिटरमिनेंट का जो वन शॉट है फिर आप देख सकते हैं। अगर डायरेक्टली डिटरमिनेंट में आए तो बेटर रहेगा कि आप पहले मैट्रिक्स का उसको देख लें एक बार। तो डिटरमिनेंट क्या होता है? डिटरमिनेंट क्योंकि मैट्रिक्स से ही एसोसिएट करता है, तो कोई भी ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिससे कोई नंबर एसोसिएट करता है उसको बोलते हैं उसका डिटरमिनेंट। यानी यहाँ पर ध्यान रखने वाली जो बात है कि जब आप डिटरमिनेंट की डेफिनेशन देते हो तो जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो आप उसका डिटरमिनेंट फाइंड नहीं कर सकते। तो अगर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कहता है टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ द ऑर्डर एन का मतलब चाहे वो 2x2 हो चाहे 3x3 हो, मतलब वो होनी चाहिए स्क्वायर में, वी कैन एसोसिएट ए यूनिक रियल नंबर कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स एंड डिनोटेड बाय, या तो आप डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखो या फिर ऐसे जैसे मॉडुलस का साइन लगाते हैं, मॉडुलस नहीं है लेकिन ये ठीक है, लेकिन जैसे मॉडुलस का साइन लगाते हैं वैसे आप डिटरमिनेंट के लिए यूज कर सकते हैं। यानी यहाँ पर जब डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आती है या डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आपको उसको ऐसा नहीं करना है कि भाई सारी नेगेटिव वैल्यू को उठा के पॉजिटिव कर देना है। ये मॉडुलस नहीं है, ये डिटरमिनेंट है। इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव। अब उसके बाद कहता है तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। अब जब हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, अगर हमारे पास 1/1 मैट्रिक्स है, 1/1 मैट्रिक्स का मतलब तो एक ही एलिमेंट हो गया। अगर मैं कहता हूं कि भाई एक मैट्रिक्स है मेरे पास, ऐसे इसमें एक एलिमेंट है 2, तो अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा तो इसका डिटरमिनेंट जो आएगा, डिटरमिनेंट के ऐसे सिंबल दिखाएंगे तो इसका डिटरमिनेंट तो ये खुद ही आ जाएगा 2, क्योंकि और कुछ तो है ही नहीं। हम इसके साथ क्या किसको सॉल्व करेंगे? ये नंबर खुद ही एक यूनिक रियल नंबर है जो कि इसका डिटरमिनेंट होगा। अगर हम बात करें 2/2 का डिटरमिनेंट की, तो 2/2 मैट्रिक्स अगर हमने ली, जैसे हमने एक मैट्रिक्स ले ली, ये मैट्रिक्स है, अगर आप ऐसी ब्रैकेट यूज करते हो तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हमें निकालना है इसका डिटरमिनेंट, तो जब डिटरमिनेंट आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 3 2। डिटरमिनेंट के लिए आपको ये वाला सिंबल यूज करना है, ठीक है, यानी सीधे सीधे डंडे लगाने हैं यहाँ पर, इनको बंद नहीं करना है। अब यहाँ पर इसको हम डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 4 हो गया, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और 3 × 1 3 आ गया, तो 4 - 3 करोगे तो आंसर आ जाएगा इसका 1। तो 2/2 का डिटरमिनेंट आपको इस तरह से निकालना है। अगर हम 3/3 के डिटरमिनेंट की बात करें, मान लो मैं सीधा डिटरमिनेंट ही लिख रहा हूँ, एक आपके पास ये मैट्रिक्स आ गई, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट हम निकाल रहे हैं। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे आपने ये पहला, अगर आपने इसको पहली रो से एक्सपेंड कर रहे हो तो आपने लिया यहाँ पर 1। अब 1 को छोड़ दिया आपने, 1 को छोड़ दिया तो आपने जिस रो के अंदर ये 1 आ रहा था उस रो को पूरी को छोड़ना है और जिस कॉलम के अंदर आ रहा था उसको भी पूरा छोड़ना है। अब बचेगा कि आपके पास 1 2 3 1, तो 1 2 3 1। उसके बाद जब आप ये वाला एलिमेंट लेंगे तो माइनस का साइन लगाते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है, यानी ये वाला एलिमेंट लोगे तो प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो अब यहाँ पर आपने इस रो को छोड़ना है, इस कॉलम को छोड़ना है, तो 0 0 2 1 0 0 2 1। उसके बाद फिर तीसरा एलिमेंट लेंगे 3, तो इसके आगे आपको प्लस ही लगाना है, यानी जैसा ये है वैसा का वैसे ही साइन रखना है, माइनस में तो माइनस रखना है, प्लस में तो प्लस रखना है। अब आप इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे तो आ जाएगा 0 0 1 3। अब इसको सिंप्लीफाई करो, जैसे यहाँ 2/2 का डिटरमिनेंट यहाँ पर आपने निकाला था, सेम उसी तरीके से पहले आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 6, ठीक है, 1 - 6। यहाँ पर इसको करेंगे 0 0, यहाँ पर करेंगे 0 0, तो आपके पास आ जाएगा 1 - 6 यानी -5, क्योंकि ये तो सारा 0 आएगा, तो इसका डिटरमिनेंट आ गया -5। अब डिटरमिनेंट आप जब भी निकालेंगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट रो से ही आपको निकालना है, आप किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से आप निकाल सकते हैं। डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा हर जगह से सेम आएगी। तो अगर आपको जीरोस दे रखे हैं किसी भी मैट्रिक्स के अंदर तो आप उसी रो या उसी कॉलम को चूज करो जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो। जैसे यहाँ पर अगर हम कॉलम 1 से इसको सॉल्व करते तो हमें यहाँ पर लिखना थोड़ा और कम पड़ता, ठीक है। अगर हम इसको कॉलम 1 से सॉल्व करते हैं
एक्सपेंड विद कॉलम 1। और बेटर रहेगा कि आप एग्जाम में जिससे एक्सपेंड कर रहे हैं आप वहाँ मेंशन कर दें, ताकि एग्जामिनर को भी आसानी रहे कि आप किस कॉलम को या किस रो को यूज़ कर रहे हैं और वो उसी हिसाब से फटाफट चेक करें। अब हम इस कॉलम को ले रहे हैं, तो यहाँ पर पहला एलिमेंट आ गया 1। इस रो को, इस कॉलम को छोड़ेंगे, हमारे पास आएगा 1 - 6। ठीक है, मैं सीधा लिख देता हूँ 1 - 6, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -5। बाकी के दो एलिमेंट आपको लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब मैं 0 लिखूंगा और उसके इनटू में अंदर में कुछ भी लिखूंगा तो आंसर तो 0 ही रहना है। सेम ऐसे यहाँ पर 0 आएगा, इसके अंदर आप कुछ भी लिखते रहो, वो 0 ही आना है, तो आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ 1 के साथ सॉल्व करेंगे, उसी से आपका आंसर आ जाएगा। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये वाला स्टेप आप स्किप करने की कोशिश करें, आप सीधा यहाँ से स्टार्ट करने की कोशिश करें। जो भी आप एलिमेंट लेंगे, जैसे आप लेंगे 1, तो आप इस रो को, इस कॉलम को छोड़ो, 1 - 6 इस तरह से आप लिखो। फिर -2, इसको और इसको छोड़ेंगे, 0 - 0 ऐसे लिखो। ठीक है, फिर आप इस रो के इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 0 - 0। आप इस तरीके से लिखने की कोशिश करो, ताकि आप अपना टाइम थोड़ा सा सेव कर सको। और जब आप एलिमेंट यहाँ पर लेते हैं, तो ये जो 4 एलिमेंट होंगे, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ये और ये, जब ये चारों एलिमेंट आप यहाँ पर बाहर लिखते हैं, तो हमेशा इनका साइन आपको चेंज कर देना है। ये नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव कर देना है, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव कर देना है। बाकियों के साथ आपको सेम साइन रखना है, जैसा उसका साइन है वैसा का वैसे ही रखना है। ठीक है, और आप कहीं से भी स्टार्ट करो, चाहे आप इस रो से स्टार्ट करो, चाहे इस कॉलम से स्टार्ट करो, जो मैंने यहाँ पर ये रेड से मार्क कर रखे हैं, ये एलिमेंट आप जब भी लेंगे तो हमेशा इनका साइन आपको चेंज करके ही लेना है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर। डिटरमिनेंट हमने निकालना सीख लिया। अब कहता है कि इसके माइनर निकालेंगे और कोफैक्टर निकालेंगे। माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है? तो माइनर कहता है कि माइनर भी एक तरह का डिटरमिनेंट है ऑफ ऑर्डर n, n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। यानी यहाँ पर 1/1 मैट्रिक्स का आप माइनर नहीं निकाल सकते हो। जो एलिमेंट का मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कम से कम 2 होना चाहिए। ठीक है, अब वहाँ से जो आपको डिटरमिनेंट मिलता है उसको माइनर बोलते हैं। अब डिटरमिनेंट किसका? Then the determinant of order n-1 obtained from the determinant after deleting its row and jth column is called the minor of the element aij। मतलब क्या कहता है कि जैसे आपके पास मान लो एक 2x2 हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, 1 2 3 4। अब हमें इसका माइनर फाइंड करना है। चारों एलिमेंट है, चारों का हमें माइनर फाइंड करना है। तो माइनर के लिए क्या कह रहा है, अगर आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर आप यहाँ पर फाइंड करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, जिस रो या जिस कॉलम का आप माइनर आप निकालना चाह रहे हो, उस रो और उस कॉलम को आप कंप्लीटली डिलीट कर दो। उस रो और उस कॉलम को कंप्लीटली डिलीट कर दो। आपके पास बचा 4, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई 4। एक ही एलिमेंट बचा है, तो एक ही एलिमेंट बचा तो उसका डिटरमिनेंट वो खुद ही होगा। ऐसे जब आप यहाँ पर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का माइनर निकालते हो, तो आप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे, आपके पास बचेगा 3, ये आ गया। फर्स्ट रो और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का निकालेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये आ जाएगा 2, और सेकंड रो सेकंड कॉलम का आ जाएगा 1। तो ये तो हो गए इसके माइनर। अब माइनर की हेल्प से ही आप फिर इसके कोफैक्टर निकालते हो। कोफैक्टर में क्या करना है आपको, ये कहता है कि अगर माइनर Mij है, माइनर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से, इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट दिस इन द डिटरमिनेंट एंड द नंबर -1 इंटू i प्लस j। -1 की जो पावर है वो i प्लस j होगी, और इनटू में उसका माइनर अगर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसको बोलेंगे इसका कोफैक्टर। जैसे आप यहां से समझो, कोफैक्टर आपको क्या करना है, कैपिटल C से या कैपिटल A से आप इसको डिनोट कर सकते हो। जो इसकी वैल्यूज है, वैल्यूज पर कोई फर्क नहीं आएगा। वैल्यूज यहां पर 4 है, 4 रहेगी, ये 3 आ गया, ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा सिर्फ इनके साइन पर। तो साइन पर कहां पर फर्क पड़ेगा, जहां पर इसके रो और कॉलम दोनों का एलिमेंट का सम अगर यहां पर ऑड है, तो आपके उसको साइन आपका नेगेटिव कर देना है। जैसे यहां पर 1 + 2 3 आ गया, तो इसका साइन आपको नेगेटिव कर देना है। यहां पर 2 + 1 3 हो गया, इसका साइन आपको नेगेटिव कर देना है। बाकी जो चीज़ें आपकी जैसी हैं वैसे के वैसे ही रहेंगी। तो माइनर और कोफैक्टर में इतना ही डिफरेंस है। अगर आप माइनर निकालते हो तो आपको साइन वाइन का कोई ध्यान नहीं रखना। जो आपने एलिमेंट लेना है उस रो के उस कॉलम को छोड़ देंगे, और बाकी जो बचेगा उसका आप डिटरमिनेंट निकाल देंगे। ऐसे ही अगर हम 3x3 मैट्रिक्स को लें, अगर मान लो आपके पास एक 3x3 मैट्रिक्स है, 1 0 2 2 1 3, ठीक है, 5 1 4। अब आप इसमें अगर माइनर निकालते हो तो आपको क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है।
अब जो आपके पास बचा 1 3 1 4, इसका आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना है। जैसे 2/2 मैट्रिक्स का फाइंड करते हैं आप, ये आ जाएगा 4 - 3, 1 आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ना है, 8 - 15, तो कितना आ जाएगा -7। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 - 5, -3 आ गया। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अब आप क्या करेंगे, सेकंड रो को डिलीट कर देंगे, फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो यहाँ से आएगा 0 × 4 0, इधर से आ जाएगा -2, तो -2 हो गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो यहाँ से आएगा 4 - 10 -6। सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 - 0, 1 हो गया। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 - 2, तो -2 हुआ। थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 - 4, -1 आ गया। थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 - 0, ये आ गया 1। इस तरह से आपने माइनर निकाले, और इनके अगर आपको कोफैक्टर निकालने हैं तो कोफैक्टर में अभी जैसे हमने डिस्कस करा, वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका सम ऑड आ रहा है तो इसका साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस में था ये प्लस में हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कुछ चेंज नहीं करना, यहाँ पर भी साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर कोई चेंज नहीं, यहाँ पर साइन चेंज, यहाँ पर कोई चेंज नहीं। यानी जैसे डिटरमिनेंट में हमने देखा था, अगर हम 3/3 मैट्रिक्स की बात करें तो ये जो 4 एलिमेंट हैं इनके साइन आपको चेंज करने हैं, और यही चीज़ हमने डिटरमिनेंट में करी थी कि ये जो 4 एलिमेंट होते हैं इस पोजीशन वाले, इन चारों के साइन आपको चेंज करने हैं। तो आपको दोनों चीज़ें एक ही तरीके से याद हो जाएंगी कि आपको किस किस का साइन चेंज करना है। एक्सपेंशन ऑफ ए डिटरमिनेंट बाय एनी रो और एनी कॉलम, ये हमने कर ही लिया है कि अगर आप किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को अगर आप वहाँ से आप डिटरमिनेंट निकालना चाहें वहाँ से निकाल सकते हो। जब आप डिटरमिनेंट निकालते हो तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी में ये कहता है कि द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो ऑफ डिटरमिनेंट विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। मतलब अगर हम किसी भी कोफैक्टर, किसी भी मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स को निकालें और उनको उन्हीं के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो वहाँ पर वैल्यू आती है वो होती है हमारा उसका डिटरमिनेंट। ठीक है, जैसे मान लो हम यहाँ पर फर्स्ट रो के जो एलिमेंट है उनको ले रहे हैं। फर्स्ट रो के एलिमेंट ये हो गया हमारे पास, अगर हम इनको इन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, इसका कोफैक्टर कैपिटल ए से या कैपिटल सी से किसी से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो इनका अगर हम सम करेंगे तो इनका सम करने पर हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर ही आएगा, यानी जो भी इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आनी थी वही होगी। किसी भी रो को ले सकते हो आप, किसी भी कॉलम को ले सकते हो, बस कंडीशन ये है कि जो एलिमेंट आप ले रहे हो उसके साथ उसी का कोफैक्टर आपको मल्टीप्लाई करना है। अगर आप रो को किसी दूसरे के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या होगा, अगर आपने रो तो एलिमेंट तो ले लिया आपने पहली रो के, ठीक है, लेकिन आपने कोफैक्टर ले लिया आपने सेकंड रो के, तो ऐसा करने पर हमारा जो आंसर है वो हमेशा 0 के बराबर ही आएगा। तो ये दो प्रॉपर्टी होती है कोफैक्टर की, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, क्वेश्चन भी इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं और ये प्रॉपर्टी भी एज ए MCQ आपसे पूछी जा सकती है। अब क्वेश्चन में कहता है कि आपको यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये डिटरमिनेंट इसके बराबर है। अब मैट्रिक्स में तो क्या होता था, नॉर्मली जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती थी हम ये एलिमेंट इसके बराबर रखते थे, ये एलिमेंट इसके बराबर रखते थे, बट ये डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट में आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि ये आप 4 को इसके बराबर रख दो कि x हो जाए कि x की वैल्यू 4 हो जाएगी, आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू चाहे 4 आए बेशक, ठीक है, वो हम अभी चेक करेंगे आएगी या नहीं आएगी, लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे तो ये बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि डिटरमिनेंट एक नंबर होता है, ये पूरा सॉल्व होगा, ये पूरा सॉल्व होगा, फिर उसके बाद उन दोनों को आप बराबर रख सकते हो। तो यहाँ से हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करा, 0 आ गया, फिर माइनस का साइन, इधर से -24 आया, इक्वल्स टू में -3, फिर माइनस का साइन यहाँ पर आ जाएगा -x3, तो ये माइनस माइनस प्लस हुआ, इधर से आ गया -3 - x3। अब इसमें -3 को आप इधर लेके जाओगे 27 हो गया, यानी x³ की वैल्यू आ रही है आपके पास -27।
और -27 जो होता है वो -3 का क्यूब होता है। तो यहाँ क्यूब से क्यूब कैंसिल करो और x की वैल्यू आएगी -3। तो इस तरीके से आपको वैल्यूज़ निकालनी है, इस जो भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर आपको x की वैल्यूज़ पूछी जाएंगी। यहाँ कहता है फाइंड द माइनर ऑफ द एलिमेंट 7 इन द डिटर्मिनेंट b। एलिमेंट 7 ये है, ठीक है, इसका आपको माइनर फाइंड करना है। अब इसका माइनर फाइंड करने का मतलब है कि आपको सेकंड रो थर्ड कॉलम पे जाना है, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, इसका माइनर फाइंड करना है। तो आप सेकंड रो को डिलीट कर देना, थर्ड कॉलम को डिलीट कर देना, जो आपके पास बचा, यहाँ से आया -4, फिर माइनस का साइन, 3 × 1 3, आंसर आ जाएगा -7। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको सारे के सारे माइनर निकालने पड़ेंगे, जितना आपसे पूछा जाए आप उतने माइनर ही निकाल लेंगे यहाँ पर। अब कहता है यहाँ पर फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ए एंड चेक वेदर दिस इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ माइनर निकालने हैं आपको, कोफैक्टर निकालने हैं और फिर आपको चेक करना है जो प्रॉपर्टी अभी हमने डिस्कस करी थी। यहाँ पर फर्स्ट रो के एलिमेंट है और थर्ड रो के कोफैक्टर हैं, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करके सम करोगे तो आंसर 0 के बराबर आएगा। उसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर हमें वेरीफाई करना है। तो पहले हमें माइनर निकालने चाहिए। तो उसने बोला है माइनर निकालने, अगर माइनर ना निकालने को बोले तो आप डायरेक्टली कोफैक्टर निकाल सकते हो। तो माइनर निकालते हैं हम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, यहाँ से आएगा 0, इधर से आएगा -20, बीच में आएगा साइन माइनस का, ठीक है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो तो। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इधर से आएगा -42, इधर से आएगा -4 यानी -46। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 30 -0 30 हो जाएगा। फिर ऐसे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, इधर से आएगा 21, इधर से आएगा -25 यानी -4 हो जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम -14 और -5 -19 आएगा। सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम 10 -3 यानी +3 हो जाएगा। तो 10 + 3 यानी 13। उसके बाद आता है फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -12, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, इधर से आएगा 8 -30, 8 -30 यानी -22। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 + 18। तो ये तो बन गए इसके सारे माइनर। अब माइनर बनाने के बाद आपको इसके निकालने हैं कोफैक्टर। अब कोफैक्टर आप निकालोगे, C11 -20 रहेगा, C12 प्लस हो जाएगा, ये C13 30 रहेगा, C21 साइन चेंज हो जाएगा, C22 सेम आएगा, C23 साइन चेंज हो गया, C31 साइन चेंज नहीं होगा, C32 पे साइन चेंज हो जाएगा और C33 ये आ गया आपके पास 18। ठीक है, C मतलब कोफैक्टर, A से या C से किसी से भी डिनोट कर देना, कोई कंफ्यूज मत होना कि हम इससे डिनोट कर रहे हैं या उससे कर रहे हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -20 46 30 4 -19 -13 -12 22 एंड 18। अब इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ये वाला एलिमेंट रखेंगे, मतलब 2 -3 और 5 लेंगे। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम थर्ड रो के कोफैक्टर से यानी इससे, तो यह आ जाएगा -12, फिर प्लस का साइन, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, फिर थर्ड एलिमेंट आ गया यहाँ पर 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 18 से। तो देखिए यहाँ पर आएगा -24, यहाँ पर 66 और 18 5 = 90, 6 4 10 6 2 8 और 1 9, -90 और +90 आ गया आंसर 0। और इस तरह से आप ये प्रॉपर्टी वेरीफाई कर सकते हो। उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। अब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हमें सारी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, याद करनी है, एमसीक्यूज बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको प्रॉपर्टीज में थोड़ा कन्फ्यूजन ये है कि इसमें जो क्वेश्चन है किस टाइप के करने हैं। अब प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चन में उसने सिलेबस में जो हमें दिया हुआ है, यहाँ पर सिंपल प्रॉब्लम्स दे रखी हैं,
ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ प्रॉपर्टीज यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। आपको तो सिंपल प्रॉब्लम्स है वो करनी है, यानी जो वो प्रूव वाले क्वेश्चंस होते हैं कि आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आपको प्रूव करना है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको इसमें नहीं करने की ज़रूरत है। तो पहले प्रॉपर्टी सारी हम पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी 1 में कहता है इफ ईच एलिमेंट इन ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज जीरो देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर कोई भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो आ जाए, जैसे आप डिटर्मिनेंट आप लिख रहे हो यहाँ 0 0 0 कर दो, बाकी यहाँ पर कुछ भी होता रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी मैं लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर 0 ही आएगा। जो भी हम बात कर रहे हैं रो कॉलम दोनों के लिए कर रहे हैं, जो भी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। इफ ईच एलिमेंट ऑन वन साइड ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज जीरो देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट के अंदर जो डायगोनल वाले एलिमेंट है, मान लो हम ले लेते हैं 2 1 3, इसके किसी भी एक साइड के एलिमेंट अगर जीरो हो जाए, मान लो मैं यहाँ 0 0 0 कर दूँ, तो यहाँ पर कुछ भी हो, यहाँ पर कुछ भी हो, आपको इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए बस इनको मल्टीप्लाई करना है। तो यह आएगा 2 × 1 × 3, आंसर आ जाएगा 6। ऐसे अगर आपके पास यहाँ पर ये तीनों भी जीरो हो जाए, उस केस में भी आपको डिटरमिनेंट इसी तरीके से निकालना है। द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। अगर रो को हम कॉलम बना दें, कॉलम को हम रो बना दें, तो उसके डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जैसे ये हमने डिटर्मिनेंट निकाला, अगर मैं 2 6 10 को यहाँ पर ले लूँ, ऐसे 0 1 11 को यहाँ कर दूँ, तो 0 0 3 को यहाँ कर दूँ, तो इसके डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर तब भी 6 था, अब भी इसका आंसर 6 ही रहेगा। यानी यहाँ से एक प्रॉपर्टी हमारे पास ये बनी कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हो या उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालते हो, तो आपकी उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपने ट्रांसपोज के अंदर होता क्या है कि हम रो को कॉलम बना देते हैं, कॉलम को रो बना देते हैं, तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पर ये कह रहा है। फोर्थ प्रॉपर्टी में कहता है इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस बाय माइनस साइन ओनली। अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है, मान लो A B C D E F L M N, इसकी कुछ स्पेसिफिक वैल्यू हम इसको मान लेते हैं डेल्टा। अगर मैं इसके डिटरमिनेंट में इसकी किसी रो को किसी दूसरी रो के साथ इंटरचेंज कर दूं, जैसे पहली रो को मैंने दूसरी रो के साथ चेंज करा, तो दूसरी वाली रो यहाँ पर आ गई और पहली वाली रो यहाँ आ गई, तो इसकी वैल्यू पर चेंज इतना ही आएगा कि बस इसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर ये 10 आ रहा है तो वो -10 हो जाएगा, अगर ये -10 है तो ये +10 हो जाएगा। अगर आप दोबारा फिर चेंज कर देते हो तो फिर से उसका साइन चेंज हो जाएगा। इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। मतलब अगर मैं यहाँ पर A B C लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर भी मैं A B C लिख दूँ और यहाँ पर कुछ भी हो, आंसर इसका 0 आएगा, क्योंकि रो 1 और रो 2 के जो एलिमेंट है ना वो बिल्कुल एक जैसे आ गए, आइडेंटिकल आ गए। या फिर प्रोपोर्शनल आ जाए। प्रोपोर्शनल का मतलब अगर यहाँ पर A B C लिख रहे हैं, यहाँ पर मैं लिख दूँ K A K B K C, तो ये बराबर तो नहीं है लेकिन प्रोपोर्शनल तो है ना, रेशो तो बराबर ही आएगी। यहाँ से 1/k, यहाँ से 1/k, यहाँ से 1/k, तो भी आंसर इसका 0 के बराबर ही होगा। If each element of any one row of a determinant is multiplied by the same number k, then the value of the new determinant is k times the value of the original determinant। अब यहाँ पर कहता है कि अगर आप किसी भी एक रो के एलिमेंट्स को किसी भी एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वही वैल्यू आपके डिटर्मिनेंट में भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे मान लो इसका जो डिटर्मिनेंट है ये हमारे पास ये था, अगर मैं यहाँ पहले वाली रो को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ, मान लो k से मल्टीप्लाई कर दिया, KA KB KC, ठीक है, बाकी मैंने कुछ चेंज नहीं करा, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो आंसर है, ये जो आंसर अभी डेल्टा था ये हो जाएगा K इंटू में डेल्टा। अगर मैं K को यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये K 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैं K को यहाँ पर तीनों में ही मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर K क्यूब हो जाएगा। यानी यहाँ से एक प्रॉपर्टी और हमारी बनती है कि अगर हमें डिटरमिनेंट निकालना है जिसका ऑर्डर n है, ठीक है, डिटरमिनेंट हमारे पास k इंटू में a और उसका ऑर्डर n है। ऑर्डर n का मतलब है चाहे वो 2/2 हो चाहे 3/3 हो, जितना उसका ऑर्डर है उतनी ही बार इसके जो स्केलर नंबर है उतनी ही इसकी पावर आ जाएगी। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो k को यहाँ सबसे मल्टीप्लाई कर दिया,
सबसे मल्टीप्लाई कर दिया तो k जो है यहाँ पर 3 टाइम्स आ गया, यानी k की पावर n इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ a। k की पावर अगर n की वैल्यू यहाँ पर 2 होगी तो k की पावर 2 हो जाएगी, अगर n की वैल्यू 3 होगी तो k की पावर 3 हो जाएगी। तो ये वाली प्रॉपर्टी इससे बनती है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। 7th प्रॉपर्टी में आपको दिया हुआ है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट कंसिस्ट ऑफ ए सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, then the determinant can be expressed as the sum of 2 or more determinant whose other rows are not altered। अगर किसी रो या कॉलम के अंदर दो एलिमेंट आपको एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में भी दिए हों, जैसे यहाँ पर अगर कहता है कि भाई ये a प्लस एल हो गया, b प्लस m हो गया, c प्लस n हो गया, और यहाँ पर b c d p q r, तो आप इसको दो अलग अलग डिटरमिनेंट में भी तोड़ सकते हो। आपने यहाँ पर क्या करना है, जो पहली वाली रो है उसमें a, यहाँ से पहला एलिमेंट b, यहाँ से c, इधर से आ गया b c d p q r प्लस, अब पहली वाली रो के अंदर यहाँ l आ जाएगा, यहाँ m, यहाँ n, बाकी की जो रो है वो अनऑल्टर्ड रहेंगी, यानी उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी। एक बार में आप एक ही डिटरमिनेंट को तोड़ सकते हो। आप अगर मान लो यहाँ पर भी कुछ एडिशन में दिया होता तो आप उसको यहाँ पर नहीं तोड़ सकते हो, ठीक है, पहले आपको ऐसे दो डिटरमिनेंट बनाने पड़ेंगे, फिर उसके बाद उनको आगे और तोड़ना पड़ेगा। 8th प्रॉपर्टी में कहता है, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ ए रो डिटरमिनेंट बी एडेड द इक्वी मल्टीपल ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ वन और मोर रो, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज। ये कहता है कि अगर मान लो आपके पास एक डिटरमिनेंट है ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ठीक है, इसका जो आंसर है ये हमने मान लिया, इसका आंसर है डेल्टा। अब ये कहता है कि अगर हम इसकी किसी रो के अंदर किसी दूसरी रो के इक्वी मल्टीपल को ऐड कर दें, तो इसको हम लिखेंगे कैसे। मान लो मेरे को रो 1 के अंदर ऐड करना है रो 1 प्लस में k टाइम्स ऑफ रो 2, ठीक है, जिसको आपको चेंज करना है उसको आप यहाँ पर लिखेंगे, और उसके अंदर आपने क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। आपने क्या करा, रो 2 को k से मल्टीप्लाई करा और फिर उसको रो 1 के अंदर ऐड कर दिया। अब यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी उसको आपको रो 1 की जगह पर लिखना है। तो यहाँ पर आ गया आपके पास, इसको मैं अगर k से मल्टीप्लाई करूँगा ये kp आएगा, और kp को a से मल्टीप्लाई कर a के साथ प्लस करेंगे तो ये बनेगा a प्लस में kp। ऐसे यहाँ पर kq हो जाएगा तो b प्लस में kq और c प्लस में kr, ये हो गया। इसके अलावा जो ये आपके पास जैसे हैं ये वैसे के वैसे रहेंगे, आपने जिसको चेंज करना है बस वो वाला एलिमेंट वहाँ पर चेंज होगा। यहाँ पर आ गया पी क्यू आर, इधर आ गया एक्स वाई जेड। अब इसका जो डिटर्मिनेंट है अगर आप निकालोगे तो वो लैम्डा ही और डेल्टा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। चेंज कब आएगा, जब आप जिसको चेंज कर रहे हो उसी को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे। जैसे हमने पीछे एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर हम यहाँ पर इसको चेंज कर रहे हैं और इसी में के मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर पे भी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन आप अगर इसको चेंज करना चाह रहे हो और इसको आपने एज इट इज़ रखा, इसमें आपने कुछ मल्टीप्लाई नहीं करा, कुछ डिवाइड नहीं करा, तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको या इसको किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसके बाद प्लस कर दो या माइनस कर दो, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 9th प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो विद द को फैक्टर ऑफ द, को फैक्टर वाली जो प्रॉपर्टी थी जो हमने प्रूव भी करी थी वही प्रॉपर्टी यहाँ पर ये कह रहा है, ठीक है, उसको दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं। तो इसमें कहता है कि प्रॉपर्टी 10 में ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए बी, उसको मल्टीप्लाई करके फिर हम डिटरमिनेंट निकाल लें, या फिर हम पहले दोनों का अलग अलग डिटरमिनेंट निकाल लें बाद में मल्टीप्लाई कर दें, तो रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट दोनों का सेम ही रहेगा। और इसी प्रॉपर्टी से हमने ये प्रॉपर्टी हम बना सकते हैं कि a रेज़ टू पावर n का अगर आप डिटरमिनेंट करते हो तो आप सिंपली a का डिटरमिनेंट करो और उसकी पावर n कर दो, तो वही आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन देखो, इसके क्वेश्चंस में कहता है कि a एंड b आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 such that determinant of a equals to -1 and determinant of b equals to 3, then find the value of 3 times of determinant of ab।
अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो पहले आप इसमें प्रॉपर्टी लगाओ जिसमें जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसको जब आप बाहर लेकर आते हो, यानी प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n, ओ पावर नहीं बेस में n, तो जितना ये इसका ऑर्डर होता है उतनी बार यहाँ पर k मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर ऑर्डर आपको दिया हुआ है 3, ठीक है, इसका जो ऑर्डर है वो 3/3 है। तो आप 3 को जब बाहर लाओगे तो ये 3 की पावर 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी का, अगर आप ए बी का डिटरमिनेंट अगर आप निकालते हो तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी आप कर सकते हो। तो ये हो गया 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है -1 और इसकी है 3, आंसर आ जाएगा -81। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ ए 2 देन राइट द वैल्यू ऑफ ए इंटू में ए ट्रांसपोज, फिर इसका डिटरमिनेंट। तो अब यहाँ पर भी पहले हम प्रॉपर्टी कौन सी लगाएं, ए और ए ट्रांसपोज दो अलग अलग मैट्रिक्स हैं, तो अगर हम ए का डिटरमिनेंट करते हैं और ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट करते हैं तो बराबर ही रहेगा। ए का डिटरमिनेंट निकालो या उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो, उन दोनों की वैल्यू भी सेम होती है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा कि ये दोनों सेम होते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है आपका 2 है, तो 2 का स्क्वायर यानी आंसर आ गया इसका 4। अब डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टीज है उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आता है, तो इसमें सिलेबस में ऐसा कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि ये डिलीटेड है या नहीं है, तो फॉर द सेफ साइड आप इसको कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल में कहता है कि अगर आपके पास 3 वर्टेक्स हैं ये ट्राइंगल के, और अगर आपको डिटरमिनेंट इसका निकालना है तो इसका फार्मूला क्या होता है, एरिया का फार्मूला होता है 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, और यहाँ पर लगा देते हैं 1 1 1। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर इसका एरिया 0 के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। इफ एरिया इज इक्वल्स टू 0 देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो जैसे अब यहाँ पर आपको 3 वर्टेक्स दे रखे हैं, इसका आपको एरिया फाइंड करना है, तो हाफ पहले यहाँ लगाएंगे आप। पहला वर्टेक्स आ गया 5 4, 2 -6 -2 4, फिर यहाँ 1 1 1। भाई इसको सिंप्लीफाई कर दो, पहले 5 लिया हमने, यहाँ 0 तो कहीं है नहीं, तो इस रो को इस कॉलम को छोड़ेंगे, -6 -4 -10 आ गया, फिर -4, ये वाला एलिमेंट लेंगे, साइन चेंज करेंगे, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 2 और ये +2 हो जाएगा 4, फिर +1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 8 -12 तो -4। इसको सॉल्व किया हमने तो आया हमारे पास -50 -16 एंड -4। 16 4 20 और 50 70, 70 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा -35। अब एरिया जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। वैल्यू डिटरमिनेंट की नेगेटिव पॉजिटिव आ सकती है, जैसे मैंने यहाँ भी बताया कि इसकी वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव आ सकती है, लेकिन जब आप एरिया में फाइनल आंसर देंगे तो एरिया आप हमेशा पॉजिटिव ही लिखेंगे। तो एरिया इक्वल्स टू 35 स्क्वायर यूनिट। उसके बाद नेक्स्ट में कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो पॉइंट्स अगर कोलिनियर होते हैं तो इसका एरिया 0 के बराबर होगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 के बराबर होगा, तो 3 -2 8 8 के 2 1 1 1। ये हाफ इस साइड आके 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसको छोड़ ही देना। इसको सिंप्लीफाई करो, 3, इस रो को इस कॉलम को छोड़ेंगे, 8 -2 6 हो गया, फिर यहाँ का साइन चेंज करके लिखेंगे, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, आएगा 8 -k, इस रो को छोड़ेंगे इस कॉलम को छोड़ेंगे 16 -8k इक्वल्स टू रखना है आपको 0। तो यहाँ सॉल्व करोगे 6 3 18, इधर आ जाएगा 8 2 8 16 -2k 16 -8k इज इक्वल्स टू 0। अब जो k वाली टर्म है एक -2 और एक -8 है, यानी -10k हो गया।
16 और 16 32, 32 प्लस 18 हो गया 50, 50 को उस साइड ले जाओगे तो -50, यानी k की वैल्यू आ जाएगी 5। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं हमारे पास एडजॉइंट। तो एडजॉइंट क्या होता है? लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, देन द एडजॉइंट ऑफ ए इज द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड डिनोटेड बाय ए डी जे ए। अभी हमने सीखा कि हम कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। तो कोफैक्टर जब आप निकाल लेंगे, उस कोफैक्टर का ट्रांसपोज अगर आप करेंगे तो उसी को बोलते हैं उसका एडजॉइंट। ठीक है, तो एडजॉइंट का मतलब क्या हुआ कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, जब हम कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दें, कोफैक्टर जब हम लिखते हैं नॉर्मली कैसे लिखते हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर हमने ऐसे लिखते हैं, फिर इसका एलिमेंट हम यहाँ पर लिखते हैं सेकंड, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, तो उसका आपको ट्रांसपोज करके लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर जो सेकंड रो के कोफैक्टर होंगे वो आ जाएंगे, यहाँ पर थर्ड रो के कोफैक्टर आएंगे। तो इस तरह से आप ट्रांसपोज करके इसको लिखेंगे तो ये बन जाएगा इसका एडजॉइंट। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है एडजॉइंट्स की। ये कहता है कि एडजॉइंट ऑफ ए बी अगर आपको दिया हुआ है तो आप लिख सकते हो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, पहले एडजॉइंट ऑफ बी फिर एडजॉइंट ऑफ ए, जैसे ट्रांसपोज में होता था। एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज करो या एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज कर दो, बात दोनों एक ही है। एडजॉइंट का फिर दोबारा एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए का फिर से एडजॉइंट निकालना है, तो उसका फार्मूला क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इनटू में ए। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट अगर आप करोगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 हो गया। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट कर दें तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n आएगा, और ए को अगर एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर दें या एडजॉइंट को ए से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको याद कर लेनी है, इसके बेस पर भी छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स में कहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स अगर आपके पास है और आपने डिटरमिनेंट निकाला, डिटरमिनेंट उसका 0 आ गया, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सॉरी, ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे अगर डिटरमिनेंट इसका 0 के बराबर आ गया। अगर डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं आया तो बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अब जैसे यहाँ पर आपको मैट्रिक्स दी हुई है, कहता है कि एक के की वैल्यू बतानी है। अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब हुआ कि इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर आ रहा है, तो इसका डिटरमिनेंट हम निकालेंगे। यहाँ आ जाएगा -8 -3 के, तो यहाँ से आ जाएगा 3k की वैल्यू आएगी -8, तो k की वैल्यू आ जाएगी -8/3। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो k की वैल्यू ये आ जाएगी। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट पर, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और कैसे हम इसको फाइंड करते हैं? कहता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, n इसका ऑर्डर है, इज इन्वर्टिबल ऑफ देयर एग्जिस्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू में बी ए। अगर आपके पास कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी आ जाए, यहाँ पर वो वर्ड मिस हो गया है। इन्वर्स होने के लिए एक तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और कहता है कि अगर a को b से मल्टीप्लाई करो या b को a से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक मैट्रिक्स बनती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप ये कह सकते हो कि a इज़ द इन्वर्स ऑफ b, या फिर आप उसका उल्टा कहना चाहो कि b इज़ द इन्वर्स ऑफ a। तो दोनों तरीके से आप कह सकते हो। अगर a b का मल्टीप्लाई करें वो i आ जाए, या b a का मल्टीप्लाई करें वो भी i आ जाए, तो आप ये कह सकते हो कि a का इन्वर्स b है या फिर b का इन्वर्स a है। अब इन्वर्स आप निकालोगे कैसे, उसके लिए उसकी प्रॉपर्टीज आप पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस करते हैं। एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पॉसेस ए यूनिक इन्वर्स। अगर आपके पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है यानी उसका इन्वर्स आप निकाल सकते हो, तो इसका इन्वर्स ऐसा नहीं है कि अलग अलग आंसर्स आ सकते हैं, उसका एक यूनिक आंसर होगा। ठीक है, यूनिकनेस उसके अंदर होगी। अगर एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो इसका मतलब इन्वर्स को आप इस तरह से डिनोट करोगे, ए इन्वर्स इक्वल्स टू में ए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इफ ओनली इफ इट इज नॉन सिंगुलर। यानी मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर है तभी उसका इन्वर्स आप निकाल सकते हो, अदरवाइज उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। यानी सिंगुलर मैट्रिक्स आएगी तो उसका इन्वर्स आप नहीं निकाल सकते हो, उसके लिए नॉन सिंगुलर होना जरूरी है। और नॉन सिंगुलर अगर हो जाएगी मैट्रिक्स, उसका इन्वर्स का फार्मूला बनेगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। If A and B are two invertible matrices of the same order, then AB is also invertible.
अगर ए बी दो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो भी इन्वर्टिबल आएगा, और उसकी जो वैल्यू आप निकालोगे ए बी इनवर्स, ये बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स के बराबर होगी। इफ़ ए इज़ एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज इज आल्सो इन्वर्टिबल। अगर ए इन्वर्टिबल है, उसका इन्वर्स निकल सकता है, तो उसका जो ट्रांसपोज है उसका भी इन्वर्स निकल सकता है, और उसको आप लिखेंगे इस तरीके से, इफ़ ए इज़ एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए। यानी इनवर्स का डिटरमिनेंट आप निकालते हो तो आप डिटरमिनेंट से अगर आप 1 को डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू के बराबर ही आएगा। अब इन्वर्स निकालने के लिए हमारे पास मेथड क्या क्या है। इन्वर्स निकालने के लिए हम दो मेथड यूज़ करेंगे, एक होगा मैट्रिक्स मेथड और दूसरा होगा क्रैमर रूल। तो पहले मैट्रिक्स मेथड के बारे में बात करते हैं, और यहाँ से ये भी पता चलेगा हमें कि मैट्रिक्स का सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं भी निकलेगा, निकलेंगे तो कितने के सॉल्यूशन निकल सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, ये कहता है कि अगर आपने डिटरमिनेंट निकाला और डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया, तो आप ये कहोगे कि जो सिस्टम है उसका एक यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल है, और वो निकालने के लिए आप x इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू में b का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे वो भी क्वेश्चंस में आपको समझ में आ जाएगा। मतलब पहले डिटरमिनेंट आप निकालेंगे, डिटरमिनेंट अगर उसका नॉन जीरो आ गया तो इसका मतलब उसका एक सॉल्यूशन पॉसिबल है, यूनिक सॉल्यूशन है, या आप कह सकते हो कि ये सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट सिस्टम है। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इसका 0 के बराबर आता है तो फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी आप करेंगे और ये 0 के बराबर आ गया तो भी आप सिस्टम बोलेंगे कि कंसिस्टेंट है और इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशन हैं इसके, ठीक है, और सिस्टम कंसिस्टेंट डिपेंडेंट है। लेकिन अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी अगर नॉन जीरो आ गया तो हम कहेंगे सिस्टम का कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है और सिस्टम इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। तो अगर कंसिस्टेंसी आपसे पूछी जाती है तो सिर्फ इतना आपको बताना है, उसमें आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके क्वेश्चन हम सॉल्व कर दें इस मेथड से। तो सबसे पहले कहता है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। यानी इनवर्स आपको निकालना है। इनवर्स ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि आपको मैट्रिक्स मेथड यूज़ करना है। मैट्रिक्स मेथड का ही नाम है ये इनवर्स ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है, अगर आपको इक्वेशन ऑलरेडी बड़ी बनाई दे रखी है तो ठीक है, मैट्रिक्स इक्वेशन नहीं दे रखी है तो आप इसकी हेल्प से बनाओ। अब इसमें आपको x का कोफिशिएंट लेना है और उसको मैट्रिक्स से डिनोट करना है a से। x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, y का यहाँ पर -1 है, इधर से x का 2 है, इधर से 3 है। और जो वेरिएबल्स होंगे उसको डिनोट करो आप मैट्रिक्स कैपिटल X से। तो ये वेरिएबल क्या क्या है, एक x है और एक y है, और इनको लिखना है आपको हमेशा कॉलम में। उसके बाद फिर जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम देंगे मैट्रिक्स B। यहाँ पर है 5, यहाँ पर है -1, इस तरह लिखा आपने। फिर उसके बाद आपने निकालना है इसका डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट निकाल के आप चेक करो कि ये नॉन जीरो आता है या नहीं आता है। यहाँ से आ जाएगा 3, माइनस का साइन -2, तो 5 आ रहा है, यानी नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है। अगर नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है तो यहाँ आप दिखा दो कि ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर उसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे कि भैया एक्स और वाई की वैल्यू क्या आएगी। अब ये निकालने के लिए आपको चाहिएगा यहाँ पर ए इनवर्स। अब ए इनवर्स जो होता है उसका फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए तो हमने निकाल लिया। अगर हम एडजॉइंट निकालते हैं तो एडजॉइंट का जो कंसेप्ट हमने किया था उसमें जब 2/2 का जब एडजॉइंट निकालते हैं, मे बी वहाँ पर शायद स्किप हो गया था, 2/2 का जब आप एडजॉइंट निकालते हैं तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, उसके लिए आपको कोफैक्टर की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये आपके पास ए है, इसका आपको एडजॉइंट निकालना है। तो सिंपली आपको क्या करना है कि जो ये वाले एलिमेंट है ना, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देना है और इन दोनों की साइन चेंज कर देना है। अगर 2/2 होगी, अगर 3/3 होगी तो कोफैक्टर आपको निकालने पड़ेंगे, तभी उसका एडजॉइंट निकलेगा। एडजॉइंट आ गया अब हमारे पास। अब इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट है हमारे पास 5, तो इसको ऐसे लिखेंगे, डिवाइड में किस लिए 1/5, 3 1 -2 1, ये आ गया इनवर्स। अब ये जो रिलेशन हमने बनाया था कि a को x से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल्स टू में b वाले एलिमेंट लिए थे,
तो इस रिलेशन को बनाने का मतलब क्या है कि अगर हम a को x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो b आ रहा है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए a को आप उधर लेके जाएंगे तो ये बनेगा a इनवर्स b। तो a इनवर्स यानी ये आ गया आपके पास 1/5 3 1 माइनस 2 1 इंटू में b की वैल्यू आपके पास है 5 एंड -1। इसको सॉल्व करो। 15 माइनस 1 14 हो गया, -10 और -1 ये हो गया -11। तो यहाँ से 14/5 आ गया, इधर से -11/5 आ गया। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 14/5, y की वैल्यू आ गई -11/5। तो x और y की ये दो वैल्यू आपके पास आ जाएंगी। अगर ऐसे आपके पास 3/3 इक्वेशन हुई तो उसमें भी आपको मेथड सेम रखना है। पहले ए मैट्रिक्स बनाओ आप 1 1 1, यहाँ से आएगा 2। अब y की वैल्यू, y का कोफिशिएंट आ गया 1, लेकिन z का यहाँ नहीं है तो हम लिखेंगे 0। फिर यहाँ से 1 1 -4, x बनेगा आपके पास यहाँ से x y z, 3 वेरिएबल है ये। और जो b मैट्रिक्स है ये बनेगी आपके पास यहाँ से 10, यहाँ से 13, यहाँ से 0। तो बिल्कुल सेम मेथड रखना है, बस वहाँ पर 2/2 था, यहाँ पर 3/3 हो जाएगा। सबसे पहले आपको डिटरमिनेंट निकाल लेना है। डिटरमिनेंट हम सेकंड रो से निकालते हैं क्योंकि एक 0 यहाँ पर है। अब ये वाला एलिमेंट लोगे तो माइनस का साइन लेना है, ये रो को छोड़ेंगे, ये कॉलम को छोड़ेंगे, -4 इधर से, -1 इधर से, यानी -5, फिर +1। इस रो को, इस कॉलम को छोड़ेंगे, -4 और -1 यहाँ भी आ गया -5। ये वाला करने की ज़रूरत नहीं है, -5 यहाँ से, +10 यहाँ से, यानी ये भी आ गया हमारे पास 5। तो नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, दैट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब इन्वर्स निकालने के लिए आपको यहाँ पर कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, क्योंकि कोफैक्टर जब निकालोगे उसके बाद ही आप एडजॉइंट निकाल सकते हो। तो कोफैक्टर हम निकालते हैं, इसका कोफैक्टर निकालेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, तो -4 आया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का निकालेंगे तो -8 आएगा, लेकिन यहाँ पर साइन चेंज करना होता है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का यहाँ से 2 -1 1 आ गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो -4 -1 -5, साइन चेंज करेंगे। सेकंड रो सेकंड कॉलम -4 और -1 -5। सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 -1 0 हो गया। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 -1 -1 आ गया। थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 -2 आया, साइन चेंज करेंगे। और थर्ड रो थर्ड कॉलम आ जाएगा 1 -2 यानी -1। अब इसकी हेल्प से आप एडजॉइंट बनाओ। इसके जो भी कोफैक्टर आए हैं उनका कर दो आप ट्रांसपोज, -4 8 1 5 -5 0 -1 2 -1। अब एडजॉइंट आ गया, अब इन्वर्स निकालो। इन्वर्स के लिए आपको डिटरमिनेंट से डिवाइड करना है एडजॉइंट को। अब आप निकालो ए इन्वर्स। ए इन्वर्स तो हो गया। अब आप निकालो यहाँ से ए एक्स इक्वल्स टू बी है हमारे पास, तो एक्स की वैल्यू बनेगी ए इन्वर्स इंटू में बी। -4 5 -1 8 -5 2 1 0 -1 इंटू में बी 10 13 एंड 0। तो अब ये बनेगा यहाँ से देखो -40 13 5 = 65, तो -40 65 यानी 25 आ गया। लास्ट वाला तो 0 है तो ये 25 आ गया। इधर से 80 इधर से 65, तो 80 में से 65 माइनस करोगे तो आ जाएगा 15। इधर से 10 इधर से 0 इधर से 0, और 5 से इन तीनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 3 2, यानी x की वैल्यू आएगी 5, y की वैल्यू आएगी 3 और z की वैल्यू आएगी 2।
ठीक है, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 2। अगर आपको एग्जाम में चेक करना है कि आपका सॉल्यूशन ठीक है या नहीं है, तो ये जो आपके पास सॉल्यूशन आए ना, इनको इनमें से किसी भी इक्वेशन में डाल के देख लेना। अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जैसे पहली में आप डालते हो तो 5, 3, 8 और 2 10, यहाँ भी 10 है, तो यानी ठीक है हमारा आंसर। उससे आपको पता चल जाएगा आपका आंसर ठीक है या नहीं है। उसके बाद जो दूसरा मेथड होता है इसको सॉल्व करने का, वो होता है क्रैमर रूल। अब क्रैमर रूल में आपको क्या करना होगा, आपको पहले हम बात करते हैं यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन की, जिसके अंदर दो आपके पास वेरिएबल्स होंगे। आपको क्या करना है, पहले आपको डी निकालना है। ठीक है, डिटरमिनेंट निकालना है। जैसे इसमें हमने निकाला था डिटरमिनेंट, एक्स और वाई के कोफिशिएंट लेके डिटरमिनेंट निकाल देंगे। अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ गया तो हम कहेंगे सिस्टम कंसिस्टेंट है, इंडिपेंडेंट है और उसका यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक, अब वो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, वो निकालने के लिए आपको d1 अपॉन में d और d2 अपॉन में d की वैल्यू निकालनी है। ये d1 और d2 हम कैसे निकालेंगे, ये भी क्वेश्चन में हम समझ लेंगे। अगर d की वैल्यू 0 आ गई और तो फिर आपको d1 और d2 निकालना है। अगर d1 या d2 में से कोई एक भी नॉन जीरो आ गया तो हम कहेंगे सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन उसका पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर d1, d2, d1 और d2 अगर ये तीनों के तीनों जीरो आ गए तो हम कहेंगे सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है और डिपेंडेंट है और उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। वही अगर सिस्टम 3/3 में हुआ तो 3/3 मतलब 3 इक्वेशन होंगी, 3 वेरिएबल होंगे। तो पहली कंडीशन तो सेम है, आपने d निकाला, नॉन जीरो आ गया तो सिस्टम कंसिस्टेंट है, डिपेंडेंट है, यूनिक सॉल्यूशन है। और x की वैल्यू d1 अपॉन डी, y की वैल्यू d2 अपॉन डी और z की वैल्यू हो जाएगी d3 अपॉन में d। लेकिन d अगर जीरो आया तो उसके बाद जो सेकंड कंडीशन है, d उसमें जीरो आ गया और d1, d2, d3 में से कोई भी एक नॉन जीरो आ गया तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। जो डिफरेंस आएगा वो थर्ड वाली में डिफरेंस आता है बस, कि यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर सारे के सारे जीरो आ गए तो सिस्टम, जैसे यहाँ पर हम कह रहे थे कि सिस्टम बता देंगे भाई कि कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे कि सिस्टम अभी हमें नहीं क्लियर है, यहाँ पर मे और मे नॉट भी कंसिस्टेंट हो भी सकता है, कंसिस्टेंट और नहीं भी हो सकता है। इन केस द सिस्टम इज कंसिस्टेंट देन इट विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट है तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है और सिस्टम जो है वो डिपेंडेंट है, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट आएगा। अब इसमें आपको सॉल्व कैसे करना है, मान लो इक्वेशन आपको दे दी और कह दिया उसने, अगर स्पेसिफाई कर दिया कि यूजिंग क्रैमर रूल। अगर कोई मेथड स्पेसिफाई ना करे तो आप क्रैमर रूल लगाओ या मैट्रिक्स मेथड लगाओ, कुछ भी लगा लो। तो अब क्रैमर रूल से अगर हम करेंगे तो पहले हम निकालेंगे d आएगा यहाँ से 2 - 3 5 3, तो इसकी वैल्यू आ गई 6 माइनस 15, 15 और 6 21। तो ये नॉन जीरो आ गया, मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट है और इसका सॉल्यूशन जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, अब हम निकालते हैं यहाँ पर d1। तो d1 में आपको क्या करना है, जो ये कांस्टेंट वाले एलिमेंट थे 5 और 2, ये आपको पहले कॉलम में रखने हैं, दूसरा कॉलम आपको एज इट इज रखना है। ये हो गया 15 - 6, ये भी 21 आ गया। और d2 जब आप निकालेंगे तो जो पहला कॉलम है उसको तो ऐसे कैसे रखेंगे, लेकिन जो दूसरे कॉलम में ये 5 और 2 रख देंगे, तो आ गया 4 - 25, ये आ गया -21। अब x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू के लिए फार्मूला था d1 अपॉन में d, यानी 21 अपॉन 21। और y की वैल्यू है d2 अपॉन में d, यानी -21 अपॉन 21, ये आ जाएगा -1। और ऐसे ही अगर आपके पास 3/3 इक्वेशन है तो पहले आप यहाँ पर d निकालेंगे, 1 - 2 3, 2 1 - 1 3 - 1 2। सॉल्व करो इसे, 1 × ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया हमने, 2 - 1 आ गया। फिर इसका साइन चेंज करके लिखो, इसको और इसको छोड़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4 + 3 7, इसको और इसको छोड़ेंगे आएगा -2 - 3 -5। इसको सॉल्व करो, आ गया 1 और 7 2 14, 15 आ गया। इधर से आ गया -15, तो भाई ये तो आ गया 0। अगर ये 0 आ गया तो फिर अब d1 d2 d3 निकालते हैं, उसमें से कोई एक भी अगर नॉन जीरो आ गया तो सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा।
तो अब यहाँ पर पहले आप D1 निकालो। D1 आपका क्या आता है, D1 आया हमारा, D1 में क्या करेंगे, जो ये कांस्टेंट वाली जो टर्म है ये आप पहले कॉलम पे रख देंगे, 1, 3 और -2, बाकी दोनों कॉलम सेम। 1, इसको और इसको छोड़ा हमने, आ गया 2 -1, 1 हो गया, फिर साइन चेंज, इसको और इसको छोड़ेंगे आएगा 6 और -2, 4 हो गया, इसको और इसको छोड़ेंगे -3 और +2, -3 और +2 यानी -1, 8 + 1 9, 9 - 3 6। अब ये नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया। अगर एक ये पहला ही नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया तो आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से देख के बता दोगे कि भाई इसका जो सिस्टम है इट हैज़ नो सॉल्यूशन और सिस्टम इज़ इनकंसिस्टेंट। जो भी चीज़ पूछी गई है वो बता देना या इतना लिख के छोड़ देना। अब क्योंकि सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है तो इसको आगे हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आगे आप इसको निकाल ही नहीं सकते। तो इस तरीके से आपके पास इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, जिसमें आपको इक्वेशन पहले बनानी होगी। इक्वेशन बनाने के बाद अगर मेथड का नाम दिया हुआ है तो आपको वही मेथड यूज़ करना पड़ेगा। अगर नाम नहीं दिया हुआ तो चाहे आप मैट्रिक्स मेथड से करो, चाहे आप क्रैमर रूल से करो, आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर कहता है कि भाई 3 शॉपकीपर हैं आपके पास, A, B और C। वो पॉलीथीन बैग यूज़ कर रहे हैं, हैंडमेड बैग यूज़ कर रहे हैं और न्यूज़पेपर बैग यूज़ कर रहे हैं। A ने 20 बैग इतने पहले वाले यूज़ करे पॉलीथीन वाले, 30 हैंडमेड यूज़ करे और 40 जो है न्यूज़पेपर बैग यूज़ करे। इसी तरह से B ने इतने बैग यूज़ करे, C ने इतने बैग यूज़ करे, और जो उन्होंने कॉस्ट यहाँ पर स्पेंड करी इन बैग्स के ऊपर वो 250 करी A ने, 220 करी B ने और 200 करी C ने। तो आपको कॉस्ट ऑफ ईच कैरी बैग यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, मेथड का नाम दिया है मैट्रिक्स मेथड तो उसी से करना पड़ेगा, अदरवाइज आप क्रैमर रूल से भी कर सकते थे। अब हम मान लेते हैं कि जो पॉलीथीन बैग है ना उसकी कॉस्ट है X, न्यूज़पेपर जो हैंडमेड बैग्स हैं उसकी कॉस्ट है ₹Y और जो न्यूज़पेपर बैग हैं उसकी कॉस्ट है Z। तो A ने क्योंकि 20 बैग यूज़ करें पॉलीथीन वाले तो उसकी इक्वेशन बनी यहाँ पर 20x, ठीक है, और उसने दूसरे बैग यूज़ करें 30y, तीसरे वाले बैग उसने यूज़ करें न्यूज़पेपर वाले 40z और टोटल कॉस्ट उसने स्पेंड करी है 250। तो आप यहाँ से 10 कॉमन निकाल दो। 10 अगर आप कॉमन निकालोगे तो यहाँ बचेगा आपके पास, इधर लिख देते हैं हम, x 2x प्लस में 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 25। ये पहली इक्वेशन हुई। अब दूसरी इक्वेशन में 30, 40 और 20, तो 30, 40 एंड 20, यह है हमारे पास 220। तो यहाँ से आएगा आपके पास 3x 4y 2z इक्वल्स टू 22। और तीसरा है 40, 20 और 30, 40, 20 एंड 30। तो ये आ गया 4x 2y 3z इक्वल्स टू 20। ये हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई। अब जैसे हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया था मैट्रिक्स मेथड से, वैसे ही आपको करना है। आपको A बनाना है, यहाँ पर A बनेगा हमारा 2 3 4 3 4 2 4 2 3, ठीक है। इसका आपको अब उससे पहले x और बना लो, x y और z, फिर इसके बाद बनाते हैं b 25 22 एंड 20। उसके बाद आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना है। इसका डिटरमिनेंट आप सॉल्व करेंगे तो डिटरमिनेंट बनता है इसका 27 -27, ठीक है। मैं डिटरमिनेंट अब दोबारा नहीं निकाल रहा हूँ, डिटरमिनेंट हम बहुत निकाल चुके हैं तो वो आप खुद अब कर सकते हैं। डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा तो इसका मतलब है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब इन्वर्स अगर इसका एग्जिस्ट करता है तो फिर आप इसके कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर C11 C12 C13, ये भी मैंने आपको अच्छी तरह से निकालने सिखा दिए, क्या क्या ये आएंगे। तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 8 और -1 -10,
यहाँ पर वैल्यू आएगी -1 -10 8 और -10 8 एंड -1। अब इसका अगर आप एडजॉइंट निकालते हो तो एडजॉइंट निकालने के लिए आपको इसका ट्रांसपोज कर देना है। तो यह आ गया 8 -1 -10 -1 -10 8 -10 8 और -1, ये एडजॉइंट आ गया। ठीक है, अब एडजॉइंट निकालने के बाद हमें चाहिए होता है इन्वर्स। तो इन्वर्स का फार्मूला एडजॉइंट ऑफ ए को अगर आप डिटरमिनेंट से डिवाइड करोगे तो एडजॉइंट आता है। तो यानी ए इन्वर्स हमारे पास बनेगा, डिटरमिनेंट आया उसका -27, इससे डिवाइड करना है और एडजॉइंट आपके पास ये आ गया 8 -1 -10 -1 -10 8 -10 8 एंड -1। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए इन्वर्स को हमें b से मल्टीप्लाई करना है। इन्वर्स हमारे पास ये आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे b से। देखो ये कितना आया आपके पास, 25 8 जा 200 हो गया, ये -22 हो गया, ये -200 हो गया, तो -22 बचा। जैसे -25 जैसे -220, ठीक है, -25 और -220 यानी ये हो गया आपके पास कितना, -245 और उसमें से माइनस कर दोगे आप 160 तो आ जाएगा -85। इधर से आ जाएगा आपके पास -250, इधर से आ जाएगा 176 और -20, तो -250 और -20 -270 और उसमें से 176 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -94। अब -127 से आप इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 22/27, 85/27, 94/27। ये वैल्यूज़ आ गई आपके पास। तो ये x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई, यानी x हो गया ₹22/27, y हो गया ₹85/27 और z हो गया रुपीज़। इसको आपको फ्रैक्शन डेसिमल में निकालने की ज़रूरत नहीं है, निकालना चाहो निकाल सकते हो, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कहता है कि एक स्कूल है, वो अवार्ड जो दे रहा है 6,000 रुपये के अवार्ड उसको दे रहे हैं। ठीक है, 6,000 रुपये के अवार्ड देने टू स्टूडेंट टू द रिवार्ड फॉर द सर्टेन वैल्यू, ऑनेस्टी, रेगुलरिटी एंड द हार्ड वर्क। इन तीनों के लिए उसे अवार्ड देना है। तो व्हेन 3 times the award money for the hard work is added to the award money given for the honesty amount to ₹11,000। टोटल 6,000 है या 60,000 है, 6,000 है। फिर आगे कहता है द अवार्ड मनी फॉर द ऑनेस्टी एंड द हार्ड वर्क टुगेदर इज डबल द अवार्ड मनी फॉर द रेगुलरिटी। यूज मैट्रिक्स मेथड टू फाइंड द प्राइज मनी फॉर द ईच कैटेगरी ऑफ द अवार्ड। शुरू से कहो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि स्कूल प्लान टू अवार्ड 6,000 टोटल टू इट्स स्टूडेंट टू अवार्ड फॉर द सर्टेन वैल्यू, ऑनेस्टी, रेगुलरिटी एंड द हार्ड वर्क। ऑनेस्टी, रेगुलरिटी और हार्ड वर्क, इन तीनों के लिए उसको जो अवार्ड देना है वो 6,000 रुपये का कह रहा है कि अवार्ड हम देंगे। When 3 times the award money for the hard work is added to the award money given for honesty amount to ₹11,000, the award money for honesty and the hard work together is double the award money for the regularity. Use matrix method to find the price। अब यहाँ पर जो तीनों के लिए आपके पास अवार्ड है, एक तो ऑनेस्टी, फिर रेगुलरिटी और द हार्ड वर्क, इन तीनों के लिए मान लेते हैं कि जो अमाउंट है इसके लिए x रुपीज़ का अमाउंट सेंक्शन किया गया, इसके लिए y रुपीज़ का अमाउंट सेंक्शन किया और हार्ड वर्क के लिए z रुपीज़ का अमाउंट सेंक्शन किया। तो जो पहली वाली कंडीशन है उसमें कह रहा है कि इन तीनों के लिए जो अवार्ड जाता है वो 6,000 रुपये का टोटल बनता है। तो ये तो आपके पास पहली इक्वेशन आ गई। फिर दूसरी में कहता है कि व्हेन 3 times द अवार्ड मनी फॉर द हार्ड वर्क है हमारे पास z, उसका 3 times यानी 3z, ये हम ऐड करेंगे किस में, एडेड टू द अवार्ड मनी फॉर द ऑनेस्टी है x, तो ये टोटल बनता है 11,000। यानी यहाँ से हमारे पास दूसरी इक्वेशन बनी x, अब y यहाँ पर नहीं है तो आप लिख सकते हो 0y + 3z = 11,000।
अब जो तीसरी कंडीशन है उसमें कहता है द अवार्ड मनी फॉर ऑनेस्टी एंड द हार्ड वर्क टुगेदर। ऑनेस्टी और हार्ड वर्क यानी x प्लस जेड, इन दोनों का जो अवार्ड है इनका अगर दोनों का टोटल करें तो ये डबल द अवार्ड मनी फॉर द रेगुलरिटी, तो हो जाएगा डबल द अवार्ड मनी फॉर y। तो इक्वल्स टू आएगा बीच में, तो यहाँ से 2y को इधर लेके जाएंगे तो इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 2y प्लस में z इक्वल्स टू 0। ये आपके पास बनी थर्ड इक्वेशन। अब इसमें फिर आप वही काम करो, a बनाओ पहले 1 1 1 1 0 3 1 माइनस 2 1, x बनेगा यहाँ पर x y z और b बन गया 6000 11,000 एंड 0। फिर डिटरमिनेंट निकालो। अब इसका डिटरमिनेंट अगर आप निकालते हैं तो ये बनता है हमारे पास 6 नॉट इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद इसके कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर इसके आएंगे आपके पास 6 2 माइनस 2 6 2, ये माइनस 2 आ रहा है। उसके अलावा माइनस 3 0 3 और 3 माइनस 2 एंड माइनस 1 3 माइनस 2 एंड माइनस 1। अब इसकी हेल्प से बनाते हैं एडजॉइंट। इसका आप कर दो ट्रांसपोज 6 2 माइनस 2 माइनस 3 0 3 3 माइनस 2 एंड माइनस 1। अब इन्वर्स निकालो। एडजॉइंट है 6 और डिटरमिनेंट 6 है, उससे डिवाइड कर दिया हमने। अब x की वैल्यू आएगी a इनवर्स इनटू में b इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आ गया 6 6 36, ये आ जाएगा माइनस 33, यानी 36 माइनस 33 3000 आ गया। इधर से आएगा 12 और बाकी तो 0 हो गया। इधर से माइनस 12 और 33, तो 33 में से 12 माइनस करोगे आ जाएगा आपके पास 33 में से 12 माइनस करोगे तो आ गया आपके पास 21। ठीक है, उसके बाद 6 से हम सबको डिवाइड कर लेते हैं तो 6 5 30, 6 2 12 और 6 3 18, 6 5 30। यानी जो ऑनेस्टी है उसके लिए जो प्राइस दिया जा रहा है वो 500 रुपये का है और रेगुलरिटी के लिए प्राइस दिया जा रहा है 2000 का है और हार्ड वर्क के लिए प्राइस दिया जा रहा है वो 3500 का है। तो इन तीनों प्राइजेस की जो वैल्यू है वो इस टाइप से है। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही जो डिटरमिनेंट का कंसेप्ट है वो हमारा फिनिश हो गया। तो आई होप आपको डिटरमिनेंट का पूरा कंसेप्ट इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएगा। इसके और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तो आप इसमें अच्छे से अच्छे नंबर आप इसमें ला सको। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।